तो सभी को नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक एवरीथिंग में। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है ये संसद यानी कि पार्लियामेंट के लोकसभा से संबंधित है। दोस्तों लोकसभा से संबंधित 50 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। अगर किसी के पास थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है तो इसमें हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ले लिया गया है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को ही हल करते हैं तो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इससे बाहर हो। तो दोस्तों ये बहुत ही एक शानदार वीडियो है, आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि संघीय विधायिका या संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। हम जानते हैं कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो उनमें से जितने भी अपने आर्टिकल हैं उनको सबको अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो जो ये संसद है, संसद हमें सबको पता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है। तो लोकसभा ये जो संसद है इसका वर्णन कौन से भाग में किया गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी भाग 6। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें संसद की तो संसद 79 से लेकर के 122 आर्टिकल तक संसद का वर्णन है। मतलब कि इतने यानी कि 79 से लेकर के 122 आर्टिकल में संसद का वर्णन, पार्लियामेंट का वर्णन किया गया है। अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल को इसमें डाला गया है। तो भाग 5 में ही आ जाएगा संसद का वर्णन, क्योंकि संसद 79 से 122 के बीच में दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आर्टिकल का बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में महिला को चुना गया है। दोस्तों अब 17वीं लोकसभा चल रही है, जो अभी 2019 से लेकर के 2024 तक जो है ये 17वीं लोकसभा है, ठीक है। और कौन सी अब इसमें पूछा गया है कि महिला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी हमें पता है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उनके ही सदस्यों में से चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष महिला को कितनी बार चुना गया है तो आपको मैं बता दूं, टोटल जो ऑप्शन ए जो है 2 बार महिला को चुना गया है। उनके नाम क्या हैं, मीरा कुमार जी, इनका नाम है एक तो मीरा कुमार और एक है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन तो जो मोदी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में पहली बार बनी थी, तब इसका अध्यक्ष बनाया गया था 2014 से लेकर के 2019 तक। अभी जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। अगर हम पहली महिला की बात करें, सुमित्रा महाजन जी जो हैं ये सेकंड महिला थी जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रही। पहली महिला की बात करें तो पहली महिला कौन है, हमने आपको बता दिया है कि मीरा कुमार जी कौन है, पहली महिला हैं, ठीक है। वो कब से कब तक थी, वो थी 2009 से लेकर के 2014 तक वो अध्यक्ष के पद पर रही। कौन सी लोकसभा अध्यक्ष की थी वो, ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष में क्या रही थी, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रही। सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान रही। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की। द्विसदनात्मक का मतलब जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसके ऑप्शन हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम यानी कि 1892 1892। तो इसका सही जवाब है, आपको याद रखना है ऑप्शन सी जो है 1935 के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के लिए एक सांसद होगी, सांसद नहीं संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों, मैंने पहले ही बता दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा, और आप सब लोग जानते भी हैं इस चीज़ को कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के क्या बनती है, संसद बनती है। तो इसमें कहा गया है कि एक संसद होगी, यह किस आर्टिकल में कहा गया है। मैंने पहले ही बताया कि संसद का जो वर्णन है 79 से 122 के बीच में दिया गया है, यानी कि 79 से 122 तक दिया गया है। तो हमें पता है कि जो ऑप्शन बी है 79 आर्टिकल में संसद के बारे में बताया गया है कि संघ के लिए एक पार्लियामेंट होगी। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो मीरा कुमार जी थी वो कौन सी लोकसभा से थी, 15वीं लोकसभा में वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया था, जो कि 2009 से लेकर के 2014 तक का उनका कार्यकाल था। 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन जी सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्र में अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें आवंटित हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं। देखो आगे क्वेश्चन आएगा, वैसे मैं एक नॉर्मल आपको बता देता हूं कि अभी वर्तमान में 543 और 543 सब राज्यों के लिए और 19 सीट्स किसके लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं। ठीक है, सॉरी 533 और 19 है, ठीक है। और तो इसमें अभी टोटल कितनी है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 19 सीटें हो कितनी सकती हैं, 20 सीटें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो तो कितनी सकती हैं, जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 20, लेकिन हैं कितनी, 19 सीटें अभी हैं। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, 19, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ता है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है। आर्टिकल 92, आर्टिकल 93, 94 और 95। कहने का मतलब ये है अगर लोकसभा भंग हो जाती है उसके बाद भी लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अपना पद नहीं छोड़ता है। वो कब तक बना रहता है, जब अगले चुनाव आ जाते हैं या अगले चुनावों के बाद या फिर बीच में अगले चुनावों के बाद जो लोकसभा आती है और जब उसकी प्रथम बैठक होती है तब वो क्या करता है, उस प्रथम बैठक के बाद तब तक वो पद पर बना रहता है, प्रथम बैठक तक, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है कि प्रथम बैठक होने तक वो अपना पद नहीं छोड़ता है। 94 आर्टिकल में ये बात बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, अच्छा इसमें बात करी है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की बात करी है कि उनको पद से हटाया जा सकता है, बट क्या किया जाएगा, एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। वो संकल्प पारित होने, जब पारित किया जाता है तो उसकी सूचना क्या करनी पड़ती है, लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है, ये मतलब रिजोल्यूशन लाया गया है। तो ये पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको भी हटाना उसको इसकी सूचना देनी पड़ती है। कितने दिन देनी पड़ती है, मतलब कि कितने दिन पहले देनी पड़ती है, 28 दिन, 17 दिन, 14 दिन और 30 दिन। तो ये 14 दिन पहले उनको क्या देनी पड़ती है, ऐसी सूचना देनी पड़ती है कि आपको आपके खिलाफ ये रिजोल्यूशन लाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तो वह इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी कि वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। वो लोकसभा कार्रवाई में बैठ सकता है, मतदान कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा। और जो अध्यक्ष जो निर्णायक मत देता है, जिसको कि कास्टिंग वोट बोलते हैं, पक्ष और विपक्ष जब आपस में किसी मुद्दे पर वोटिंग करते हैं तो उस समय अगर मतों की स्थिति बराबर आ जाती है तो उनका जो निर्णायक मत होता है, कास्टिंग वोट होता है, वो डाला जाता है। तो वो वोट भी वो नहीं डाल पाता है उस समय जब ये ऐसा रिजोल्यूशन पास किया गया हो उनके खिलाफ, उनको पद से हटाने के लिए। तो ऐसा किस में कहा गया है, ये आर्टिकल 96 में ये बात कही गई है, 96(1) में। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सदन में पक्ष विपक्ष, जो जैसा मैंने बताया कि जो कास्टिंग वोट देता है वो किस अनुच्छेद के तहत देता है। अभी तो हमने बात करी कि 96(1) में बताया गया था कि वो अध्यक्षता नहीं करेगा अगर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो गया है तो, पारित हो गया है तो। अब इसमें बताया गया कास्टिंग वोट कौन से आर्टिकल के तहत वो देते हैं। तो ऑप्शन जो ए है 101, इसके अनुसार क्या करते हैं, वो जो ये निर्णायक मत देते, इसमें बताया गया है आर्टिकल 101 में ये बात बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है और मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या निश्चित की गई है। अब हमने बात करी 79 आर्टिकल की जिसमें संसद का जिक्र किया गया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि किस आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो लोकसभा का जो वर्णन किया गया है यह ऑप्शन ए में दिया गया है कि 81(535), ऑप्शन बी में 80(535),
81,500 और 82,500। जो इसका ऑप्शन सी जो है 81 आर्टिकल में तो लोकसभा का जिक्र किया गया है, और बेसिक जो शुरू में जो मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सदस्यों की संख्या बताई गई है, 500। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में असत्य है? इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति, जैसे यहाँ पर लोकसभा में अध्यक्ष होता है वहाँ पर सभापति होता है, और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन समान होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनका वेतन समान होता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ ग्रहण नहीं करता। जी बिल्कुल, जब चुन के आता है, जब एमपी बन के आता है और उस समय जो शपथ दिलाई जाती है वही शपथ होती है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोई अलग से शपथ नहीं लेता है, ये भी सही है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 95 के अनुसार अध्यक्ष का पद जब रिक्त हो तो उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा का वेतन, अध्यक्ष का जो वेतन बताया गया है वो 5 लाख प्रति महीना, ये गलत है। ये इसका है 4 लाख रुपया जो है इनका वेतन है। ठीक है, 4 लाख रुपए इनका क्या है, वेतन है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल गलत है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 525 देखो और 545 कर दी गई। अभी हमने जिक्र किया कि लोकसभा जो मूल संविधान है उसमें कितनी संख्या बताई गई थी, 500। अब 500 को 525 किया गया, 525 से 545 किया गया, और फिर कहा गया कि 550 भी हो सकती है। तो अभी हम बात यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर पूछा गया 525 तो किस आर्टिकल में बताया गया, और 545 फिर कब किस आर्टिकल के तहत कर दी गई। तो दोस्तों इसका जो है सही जवाब ऑप्शन सी है। सी में जो 7th अमेंडमेंट है 1956 में, उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये कहा गया है कि 500 से इसकी संख्या क्या 525 कर दी गई। 545 कब की गई, 31वें संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन 1974 में 545 कर दी गई। तो जो संख्या 500 बेसिक थी उसको बढ़ा करके 2 बार किन संविधान संशोधन के तहत किया गया, 7th और 31st। किस अधिनियम में कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 हो सकती है? तो ये जो गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम जो है उसमें कहा गया है, लेकिन इसमें पूछा ये गया है कि भाई ये कब आया था। 1985 में आया था, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो जो 1987 है ऑप्शन सी, इसमें बताया गया है कि 550 सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय आप जानते होंगे कि भाई फादर अंग्रेज हो, मदर अपने इंडिया की हो, ऐसे करके, मतलब एक व्यक्ति कोई अंग्रेज हो ऐसे करके, तो वो आंग्ल भारतीय होता है, उनके सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आंग्ल भारतीय के मनोनयन को विधानसभा और लोकसभा में कब समाप्त कर दिया गया? ये अभी समाप्त कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत समाप्त किया गया, देखते हैं। देखो ऑप्शन ए 26 जनवरी 2020, 25 जनवरी 2020, 24 जनवरी 2021 और 5 अगस्त 2019 को। तो दोस्तों इसको जो है 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के रूप में जो इसमें चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया। 104 यानी कि 104 जो अमेंडमेंट आया था वो 2019 में आया था। ठीक है, और इसके तहत 25 जनवरी 2020 को ये जो था मनोनयन, ये क्या कर दिया, विधानसभाओं और लोकसभाओं में समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है? राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में, जहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या है इनकी उतनी ज़्यादा क्या करी जाएंगे, इनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल चूँकि हमने 31 तो अभी बता ही दिया, तो इसमें तो है नहीं। तो आर्टिकल जो ऑप्शन ए है 330 में, इसमें ये बात बताई गई है, एसटी एससी के लिए आरक्षण की बात कही गई है। ये आरक्षण को जो अमेंडमेंट आया था, इसमें आरक्षण को क्या किया था, 10 साल के लिए ये किया जाता था, लेकिन अभी 2019 में फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसको 2030 तक के लिए मान्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को स्थान का आवंटन, कि किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी, उसका क्या है, उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन 81(1), 81(2), 81(3) और 81(4).
तो 81 जो 2 है यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। 81(2) के आधार पर कहा गया है कि राज्यों को स्थान का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा और राज्य के भीतर भी प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जनसंख्या के आधार पर ही इनका क्या किया जाएगा, विभाजन किया जाएगा। तो ये लेकिन उस राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 60 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है। तो इसमें बताया गया कौन से जनसंख्या गणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने 543 संख्या निश्चित कर दी है। ठीक है, तो अभी तक जो भी है ये 543 है, ये 1971 की जनगणना के आधार पर इसको आधार बनाया गया 1971 को, और उसके आधार पर ये संख्या निश्चित करी गई है। तो अभी जनसंख्या भी ज़्यादा हो गई है और जनसंख्या गणना के जब डाटा आएंगे तो हो सकता है अभी 2026 तक क्या है, 2026 तक यही मान्य रहेगा, इसके बाद फिर कुछ चेंज आएगा। तो अभी 2026 तक ये मान लीजिए कि यही सीटें रहेंगी, 2026 के बाद चेंज आएगा। ये बात 84वें संविधान संशोधन में ये बात कह दी गई है 84th में। अब ये है कि देखो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि 2000 तक यही सीटें रहेंगी। फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 में कह दिया गया कि नहीं 2026 तक यही सीटें रहेंगी, बाद में परिसीमन आयोग दोबारा से सीटें अलॉट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर ही, ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि ऑप्शन बी जो है 1971 के आधार पर ये सीटों का विभाजन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए लोकसभा जब प्रथम जो लोकसभा थी, पहली लोकसभा, अभी मैंने बताया कि 17वीं लोकसभा चल रही है, पहली लोकसभा कब शुरू हुई थी? 13 मई 1952 को शुरू हुई थी 1952। तो उसके जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए जीवी मावलकर, एम.ए. अयंगर, हुकम सिंह और जी.एस. ढिल्लों। तो ऑप्शन ए जो है जीवी मावलकर, ठीक है, जो है गणेश वासुदेव मावलकर जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया कब जा सकता है? इसमें पूछा गया है कि लोकसभा को उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। तो कब हटाया जाता है उनके कार्यकाल से? देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी किसमें आर्टिकल में दिया गया है? 83 आर्टिकल में इनके कार्यकाल से संबंधित दिया गया है। तो इनको कब हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो ही बहुमत से अगर पारित करते हैं इनको हटाया जाए, तब हटाया जा सकता है क्या? संसद के दोनों सदन क्या इसमें शामिल हैं क्या हटाने के लिए? लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री की ये संस्कृति नहीं है, संस्तुति है। ठीक है, प्रधानमंत्री अगर कहे राष्ट्रपति को तब हटाया जा सकता है क्या? तो इसका जो ऑप्शन है सही ए, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी उन्हीं में से जाता है। तो अगर वो बहुमत से पारित कर दें कि नहीं इनको हटाया जाना चाहिए तो इनको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव सर्वप्रथम कब हुआ था? हम अगर स्वतंत्रता से पहले की भी बात करें तो किस इसमें पूछा गया है कि कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो इसका सही जवाब है 1921 में। भारत का जो शासन अधिनियम आया था 1919 में, ठीक है, उसमें उसके दौरान क्या हुआ था? ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ था। जो अध्यक्ष पद के लिए जो फ्रेडरिक वाइट है उनको चुना गया और उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ऐसी कौन सी लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने? डॉक्टर बलराम जाखड़, शिवराज बी पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी, सोमनाथ चटर्जी। तो इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी जी क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी थे। छठी लोकसभा के ये क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है? 326 में मत देने के अधिकार का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आर्टिकल किसमें? 326 में इसका मताधिकार का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, जहां उसमें निर्वाचन आयोग में पढ़ेंगे। तो ये जो 21 वर्ष से घटा करके कितना, पहले 21 वर्ष में हम वोट दे सकते थे, 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71, 61
और 65। तो इसका सही जवाब जो है सी 61, 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया था, उसके तहत 21 वर्ष से घटा करके मतदान की उम्र क्या कर दी गई, 18 वर्ष, जो आज भी 18 वर्ष ही है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अर्हताएं का जिक्र किया गया, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती हैं, इनका वर्णन किस में किया गया है? 83, 85, 88 और 84 में। तो क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्वालिफिकेशन और एक डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये 84 में जो दिया गया है वो क्वालिफिकेशन का वर्णन क्या दिया गया है 84 में। तो 84 में इनकी क्वालिफिकेशन, यानी कि इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन योग्यताएं होनी चाहिए उनके बारे में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके सदस्यों की अर्हताओं का जिक्र इसमें किया गया है। किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस वर्ग का सदस्य होना चाहिए जिस सीट के लिए वो आरक्षित है। यह प्रावधान किस राज्य के लिए जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, यानी कि जो सीट है उसके लिए वही चुनाव लड़ेगा जो उस जाति का है, ठीक है। लेकिन यह प्रावधान किस राज्य के लिए लागू नहीं होता है? मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, असम के कुछ स्वतंत्र जिलों में वहाँ पर क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी और एससी और एसटी के उम्मीदवारों की जमानत राशि कितनी है, ठीक है। उनकी क्या है, जमानत राशि कितनी है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 20,000 से लेकर के यानी कि 20,000 किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और एसटी एससी के लिए कितनी बताई गई है, 15 बताई गई है। दूसरे ऑप्शन में 35,000 और 25,000 बताई गई है। तीसरे ऑप्शन में 25,000 12,000 बताई गई है। तो इसमें यही पूछा गया है कि उनकी जमानत राशि क्या होती है। जमानत क्या होती है, अगर कोई पूछे आपसे कि जमानत क्या होती है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उस चुनाव में अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिले हों कुल वैध मतों का, यानी कि कुल वैध मत थे जितने वोट डाले गए उनमें से 1/6 वोट नहीं मिले, तो वो अपनी जमानत खो देता है। तो उसके कारण उसको क्या है, इतना रुपए का हर्जाना दिया जाता है, वो देता है खुद जो चुनाव लड़ता है। वो अपना एक मतलब एक तरह से ये है कि वो मतलब थोड़ा सा बेइज्जत फील करता है, उसको चाहे पैसे चाहे कम हों, लेकिन अगर आपको इतने ही वोट ना मिले तो भाई आप इतने पैसे दीजिए, आपकी ज़मानत जब हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जनरल कैटेगरी और एसटी और एससी के लिए कितनी राशि का निर्धारण किया, यही पूछा गया है। तो जो इसमें ऑप्शन सी जो है 25,000 और 12,000, 25,000 किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और एसटी एससी के लिए 12,000। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत को खो देता है यदि, मैंने बता ही दिया कि 1/6 वोट अगर उसको नहीं मिलेंगे कुल वैध मतों का, तो वो अपनी जमानत को क्या होगा, खो देगा और फिर पैसे देने पड़ेंगे उसको। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की डिसक्वालिफिकेशन, अभी हमने जिक्र किया था कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, 84 आर्टिकल में वो बताया था। तो इसका जो वर्णन है ये किया गया है 101, 102, 103 ए एंड बी। तो जो ऑप्शन डी है ए एंड बी, 101 और 102 दोनों में इनकी डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इसका जो है निर्णय कौन करता है कि भाई वो अयोग्य है, ये राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन आयोग की क्या लेता है, सिफारिश लेता है, और निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही क्या करता है, ये काम करता है। राष्ट्रपति जी मतलब उनकी राय के अनुसार इनको अयोग्य घोषित करते हैं। अगर दल बदल के आधार पर सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है, ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और किस सूची को, मतलब दल बदल के आधार पर कोई अगर ये क्या करता है, अयोग्य घोषित किया जाता है, तो और किस सूची को उसमें अनुसूची को शामिल किया गया। तो इसमें पहले तो हम देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, 36वां, 55वां और 52वां। तो इसमें ऑप्शन डी जो है 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में, वो क्या है, दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है और उसमें 10वीं अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। अगला, दल बदल के आधार पर अभी हमने बताया कि निर्वाचन आयोग की राय से क्या करेगा, राष्ट्रपति अयोग्य घोषित करेगा आर्टिकल 101 और 102 के तहत,
ठीक है, हमने बताया। अभी ये नहीं, दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति दल बदल लेता है चुनाव जीतने के बाद और उसको अयोग्य घोषित किया जाना है, तो वो उसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है उसका निर्धारण। ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है यदि उसने किसी अपराध के लिए कम से कम कितने वर्ष का कारावास मिला हो? तो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। अगर उसने 2 वर्ष का मिनिमम कारावास काटा है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। किसी अपराध के चक्कर में उसने कारावास लिया है, अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और ना ही संसद के किसी एक सदन और कोई राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में बता? अगर वो होता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। हमने बताया कि 101 और 102 के तहत निर्हरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का इसमें वर्णन किया गया है। तो वही बात यह है कि भाई अयोग्यताएं कब हैं? तो इसमें कहा गया है कि अगर वो किसी 2 सदन का, चाहे वो राज्य के एक सदन का हो, चाहे संसद में जो दोनों सदन हैं उनका सदस्य हो, तो वो क्या अयोग्य घोषित किया जाएगा। एक ही सदन का क्या बन सकता है? वो सदस्य बन सकता है। तो ये आर्टिकल 101 में कहा गया है। 101 और 102 मैंने बता ही दिया। 102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं तो इसमें कई चीज़ें बताई गई हैं, भारत सरकार के और राज्य सरकार के कोई लाभ के पद पर, वो अलग चीज़ें हैं 102 वाली। लेकिन 101 में ये कहा गया है कि भाई ये दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता, ये याद रखना। 102 में अलग चीज़ें हैं। 102 में ये भी हैं कि अनसाउंड माइंड कोई व्यक्ति है, विकृत चित्त है, दिवालिया घोषित हो चुका है, कोई लाभ का पद धारण करता है या भारत का नागरिक नहीं है, उन सब का वर्णन 102 में किया गया है। तो 101 में तो सिर्फ यही है कि दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? देखिए, एक बार में वो 1 वर्ष की अवधि बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे 1975 में जो आपातकाल लगा था तो 5वीं विधानसभा थी उस समय, उसका कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। तो 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एक बार में, लेकिन 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। और जब आपातकाल यानी कोई संकट काल ख़त्म हो जाएगा तो 6 माह से अधिक तक वो वृद्धि, मतलब अगर आपने 1 साल लिया और 1 साल से पहले 6 महीने के अंदर ही क्या हुआ, आपातकाल या जो संकट आया था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक रहेगी। अगर आपने 1 साल उसका समय बढ़ाया और 3 महीने बाद ही वो हो गया तो 9 महीने में टोटल ख़त्म हो जाएगा ये। किसी संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया। तो देखो, पहले अभी क्या है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो ये हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में, उसमें इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फिर से इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बनाए जा सकते हैं? मतलब कितने सत्र होते हैं 1 साल में? तो 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी, 3 सत्र होते हैं। हम नहीं सुनते शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, ये सब जो होते हैं ये 3 सत्र होते हैं यहाँ पर, सेशन जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। लोकसभा की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यता कितनी है? यानी कि अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य 50, अभी अपने जो लोकसभा में 50 सदस्य होने चाहिए अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, क्योंकि टोटल हमारी 550 या 543 है ना, 545 वाली, 545 जो हमारी टोटल है, तो 50 लोग होने ही चाहिए। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? हमने बताया कि 13 मई 1952 को पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया जाता है? देखिए, आप काउंट करिए, 13 मई 1952 से लेकर के उसमें 50 साल जोड़ दीजिए, स्वर्ण जयंती समारोह हो जाएगा 2002 में। 13 मई 2002 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि क्या होती है? 1 घंटे की हो सकती है, ठीक है। तो ये 1 घंटे, ये काल वाल सब जो आगे आएंगे, अभी संसद पूरा पढ़ेंगे ना, हम सब आएंगे, कौन सा शून्यकाल है, क्वेश्चंस भी आएंगे, तारांकित है, तारांकित, सब हम क्वेश्चंस के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो इसमें बी जो ऑप्शन है, अवधि को कितने, ये बाद में आएगा क्वेश्चन,
लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है, कि इतने सदस्य तो होने चाहिए किसी सदन की कार्रवाई के लिए, तो 1/10 सदस्य तो कम से कम होने ही चाहिए, तो गणपूर्ति कितनी होगी, 1/10। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है, उपरोक्त सभी के द्वारा क्या किया जाता है, बैठक समाप्त की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा बैठक समाप्त की जा सकती है। स्थगन तो यही होता है, आपने नहीं देखा होगा कि उसमें कई बार संसद में हंगामा हो जाता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपनी बैठक को कुछ घंटे के लिए क्या कर देता है, और वो कुछ घंटे के लिए स्थगित कर देता है कि 2 घंटे बाद फिर मिलते हैं। कई बार अनिश्चित काल के लिए भी क्या कर देता है, स्थगित कर देता है। तो अभी हमने ये जो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, अब इससे पहले मैंने शून्यकाल, थोड़ा सा वो शून्यकाल के बारे में बताना चाहिए था। शून्यकाल क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल कहा जाता है। वो चलो बाद में डिस्कस करेंगे। वो जो हमने बताया था ना कि 1 घंटे का मैक्सिमम समय क्या हो सकता है, उसमें 1 घंटे का मैक्सिमम समय हो सकता है। तो लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त किसके तहत की जा सकती है, स्थगन, ये चारों मैंने जो बताए ऑप्शन, इन चारों के द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा को बैठक क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण नहीं है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। आगे क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपके सारे ये क्लियर हो जाएंगे कहाँ कहाँ पर एसटी और एससी के आरक्षण नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो पहले तो ये नोट कर लीजिए कि इन चारों में क्या है, एसटी एससी के लिए आरक्षण नहीं। तो हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, देखिए तो नॉर्थ ईस्ट के कंट्री हो गए। जम्मू कश्मीर क्या हो गया कि यूटी हो गया, केंद्र शासित हो गया। तो बात तो ये याद रख लीजिए, यहाँ पर आरक्षण नहीं है एसटी एससी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित स्थान में से कौन सा नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर हैं राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश तो हमने बताया कि एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है वहाँ पर। और कौन कौन से हैं, नागालैंड, मणिपुर, ये जो ऑप्शन सी जो है, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, कौन सा लोकसभा में किन राज्यों में एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। अभी हमने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट वाले में, किसमें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में बताया कि वहाँ पर आरक्षण नहीं है। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ कंट्री में, नॉर्थ स्टेट में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन तीनों में भी आरक्षण नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये तीनों एक साथ हैं, देखो यहाँ पे ये तीनों एक साथ हैं। तो इन 6 में भी क्या है, आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो इनमें आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो ये अभी हमने इसका जिक्र किया। वैसे केरल में भी नहीं है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नॉर्थ जो है अपने राज्य हैं, इनमें 3 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और नॉर्थ वाले हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 6 तो ये हो गए। अब साउथ के आ जाएंगे। दक्षिण भारत के किन राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु और केरल, तो तमिलनाडु, केरल में भी क्या है, इनके स्थान नहीं है आरक्षण संबंधित। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीटें, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। फिर महाराष्ट्र में आ जाएंगी 48 आ जाएंगी, पश्चिम बंगाल में आ जाएंगी 42, और इस तरह से ये 40 आ जाएंगी। तो इस तरह ये है जो नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। इन चारों में सीटों का क्रम जो है इस प्रकार ही है जैसे मैंने ऑप्शन में दिया है। कौन सा युग्म ऐसा है जिसमें लोकसभा में समान सीटें हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में 25-25 सीटों का क्या है, दिया गया है लोकसभा के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में जो एसटी के लिए आरक्षित स्थान है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित स्थान पूछा गया है। तो ये दादर नगर हवेली जो दमन दीव वाला है उसमें, और लक्षद्वीप में, इसके लिए ही आरक्षित है, बाकी किसी के लिए आरक्षित नहीं है एसटी के लिए। ये याद रखना, यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछा गया मैंने। आरक्षित स्थान कहाँ पर है, दमन दीव और लक्षद्वीप में है, बाकी कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एससी के लिए स्थान आरक्षित किस में पूछा है, यूटी में पूछा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली में जो है आरक्षित स्थान है किसके लिए, एससी के लिए। यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात हो रही है, एसटी की बात नहीं हो रही। तो एसटी की बात करें तो हमने एसटी का बताया कि दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप में एसटी है, और एससी किस में है, दिल्ली में।
50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर किसी मुद्दे पर दोनों सदनों को साथ में लाया जाता है, राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत क्या करता है? आहूत करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अध्यक्षता कौन करेगा? फिर लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। तो ये बातें थी लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये मैंने बता ही दिया कि 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।